अच्छा जी, आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है? यस सर। बस ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अगर कोई नहीं भी आया तो वो उसको मिल जाएगी अलबत्ता। अभी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास 7 अटेंडेंस के लिए। मैं इसको ज़रा एक बार दिखा दूँ। ठीक है। अच्छा जी, कल हमने ये पढ़ लिया था एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। उसका मैंने बताया था कि कल वाली अगर वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है तो उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन्ड है कि एंगल ऑफ रिपोज जो है वो एंगल ऑफ प्लेन विद हॉरिजॉन्टल ऑन विच बॉडी प्लेस्ड व्हेन बॉडी जो है ना ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन है। तो ये अल्फा मैंने बताया था, फिर यहाँ पे बताया था ये जो एंगल है ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। पूरी फिगर बना के एक्सप्लेन किया था, वो ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो उसके बाद ये जो है आगे चलते हैं। आज हमने जो करना है वो करना है कि हमने ये प्रूव करना है कि जो एंगल ऑफ रिपोज है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। अच्छा, तो एंगल ऑफ रिपोज भी बता चुका हूँ, अलग से एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बता चुका हूँ। तो अब हमने जो है ना ये प्रूव करना है कि एंगल ऑफ रिपोज जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। तो इसके लिए अब मैं दोबारा फिगर नहीं बना रहा, यहाँ से बताता हूँ कि वेट डाउनवर्ड वर्टिकली एक्ट करेगा नीचे। कल जो फिगर बनाई थी उसके मुताबिक नीचे की तरफ डाउनवर्ड वर्टिकली एक्ट कर रहा था। वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वेट के कौन से कंपोनेंट होंगे? एक ये कंपोनेंट होगा साइन थीटा और एक कंपोनेंट होगा कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अब जो स्लाइडिंग होगी वो किस कंपोनेंट की वजह से होगी? दिस कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है। और बॉडी इन कांटेक्ट रहेगी वो किस कंपोनेंट की वजह से? डब्ल्यू कॉस थीटा। सिमिलरली जो नॉर्मल फोर्स होती है जब वेट लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट का यहाँ पे जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं डब्ल्यू कॉस थीटा, बिल्कुल इस सरफेस के, ये जो सरफेस है स्लाइडिंग सरफेस, इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल फोर्स लग रही है, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स ये है। अब जो आपकी ब्लॉक है, ब्लॉक की मूवमेंट है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ वो मूव कर रहा है। जब वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर ऊपर की तरफ लगेगी, एट एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये लगी हुई है फोर्स। तो ये नॉर्मल फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका रिजल्टेंट क्या है? ये रिजल्टेंट। तो कल मैंने बताया भी था कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है किसके दरमियान? एंगल नॉर्मल जो रिएक्शन है उसके दरमियान, किसके साथ? आपके रिजल्टेंट के साथ। किसके रिजल्टेंट के? फ्रिक्शन फोर्स और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जब इसका मैंने रिजल्टेंट निकाला उसका एंगल इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन फी से रिप्रेजेंट हुआ है। और ये एंगल ऑफ रिपोज थीटा, ये थीटा बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था? हॉरिजॉन्टल के साथ वो एक बॉडी जो कि ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है? थीटा। तो कल वो एक्सप्लेन भी मैंने यहाँ पे बना के की थी फिगर, पिछली आप वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो कि ये थीटा और यहाँ पे जो थीटा था वो इक्वल होते हैं। अब ये जरा फिगर ऊपर बना दी, यही चीज कल मैंने नीचे की तरफ समझाई थी बना के, ये ऊपर बन गई। कोई कोई बात नहीं, जहाँ मर्जी आप बना लो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। ये जरा फिगर ऊपर बना दिया, ये थीटा एक्सप्लेन किया हुआ है कि थीटा कैसे आया था। अगर पिछली वीडियो देखोगे इसमें समझ आ जाएगी। अब मैंने क्या एक्सप्लेन करना है, इसमें प्रूव करना है कि जो एंगल ऑफ रिपोज है थीटा, यानी ये जो एंगल है, इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिस फी। तो ये एंगल थीटा किसके इक्वल है? ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। अब कल मैंने बताया भी था कि अगर यहाँ पे मैं आऊँ तो मैं अगर यहाँ पे टेन फी लूँ, टेन फी क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। ये टेन फी है परपेंडिकुलर, इस केस में क्या होगा? इस केस में ये बेस है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्योंकि ये एंगल मान रहा है, और ये क्या चीज है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? एफ डिवाइडेड बाय एन। कल ये चीज मैं बता चुका हूँ कि टेन फी किसके इक्वल होगा? एफ डिवाइडेड बाय एन। इस यही चीज लिखी हुई है कि टेन फी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एन।
अब ये जो आपका एफ है, ठीक है, अब यहाँ पे इसने ये चीज डायरेक्ट लिख दी है। डायरेक्ट क्या लिख दिया है कि यहाँ पे मैं अगर लगाऊं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाऊं, ठीक है, क्या होगा, सम ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई तो क्या होती है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, सम ऑफ एफ ऑफ एक होगी सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक होगी सम ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है, एक लग रही है डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है, डब्ल्यू साइन थीटा है, ठीक है, जो डब्ल्यू साइन थीटा, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है फ्रिक्शनल फोर्स। अब एक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है क्योंकि जो आपका ये बॉक्स है या ब्लॉक है ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो डाउनवर्ड जो मूव कर रहा है ये माइनस साइन थीटा है, वो अपवर्ड मूव कर रहा है जो फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट है ये वाला, तो ये क्या है, प्लस है, इज इक्वल टू जीरो। जब ये माइनस डब्ल्यू साइन थीटा में इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये चीज बन जाएगी, ये जो लिखी हुई है एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक हो गया। सिमिलरली अब जो दूसरा इसमें मैं दूसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाऊंगा कौन सी, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब अपवर्ड एक फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, और दूसरी ये कंपोनेंट वेट का, ठीक है, जो कि वर्टिकल है। अब इसकी जब आप ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, पॉजिटिव है, जब इसको आप बनाओगे क्या कहते हैं हेड टू टेल रूल के थ्रू ज्वाइन करोगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो ये माइनस डब्ल्यू कॉस, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो डब्ल्यू कॉस थीटा इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला गया तो ये चीज बन, ठीक हो गया। तो अब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगा दी मैंने इधर भी और इधर भी। अच्छा, अब tan फी किसके इक्वल था, f डिवाइडेड बाय n। अब f की जगह मैंने क्या पुट किया, f की जगह मैंने ये पुट किया, ये पुट कर दिया, और डिवाइड बाय n, n की जगह मैंने क्या पुट किया, n की जगह मैंने ये चीज पुट कर w cos थीटा, तो w sin थीटा डिवाइड बाय w cos थीटा, ठीक है, w और w आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब हमें पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, जो पढ़ के आए हैं एमएफएससी में, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक हो गया। तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, tan थीटा, tan है दोनों साइड पे, दोनों कैंसिल कर दी, तो फाई किसके इक्वल आ गया, फाई मेरा थीटा के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्वल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। यही चीज हमने इसमें प्रूव करनी थी कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये वही चीज है कल जो मैंने आपको चार डिफरेंट कंडीशंस एक्सप्लेन की थी। एक थी नो फ्रिक्शन कंडीशन, इसमें तो फ्रिक्शन ही नहीं हो रही क्योंकि कोई यहाँ पे पुशिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स है ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई फोर्स होगी पुशिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स तब भी फ्रिक्शन ऑफर होगी, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो पैसिव फोर्स है, किसी के रिस्पॉन्स में होती है। ऐसे नहीं है कि फ्रिक्शन खुद ही डिवेलप हो जाए, जब तक रिस्पॉन्स कोई चीज उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक फ्रिक्शन डिवेलप नहीं होगी। यहाँ पे कोई फोर्स लग ही नहीं थी इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन नहीं डिवेलप होगी। अच्छा, उसके बाद आपका ये जो है सेकंड कंडीशन थी नो मोशन कंडीशन। इसमें क्या था, अब ये जरा स्लाइडिंग सरफेस है तो इसमें क्या है, नो मोशन कंडीशन है। नो मोशन कंडीशन क्यों है, क्योंकि इसमें जो आपकी पुशिंग फोर्स है वो कम है, किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, दैट्स व्हाई ये नो मोशन कंडीशन है, कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक हो गया। अब ये मोशन इम्पेंडिंग क्या था, मोशन इम्पेंडिंग में पुशिंग फोर्स इक्वल हो जाती है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स के। तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जब स्टैटिक कंडीशन हो। क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होता है, बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, स्लाइड नहीं करती, जो ही इस पॉइंट से जरा सी फोर्स एक्सीड करती है बॉडी स्लाइड कर देती है। तो ये मैक्सिमम वो फोर्स है जिसने बॉडी को स्टैटिक कंडीशन में रखा हुआ है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये मोशन इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब है अबाउट टू हैपन। और सिमिलरली ये बताया मोशन कब होगा,
जब मोशन होगा तो कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स होगी, काइनेटिक। और जब मोशन नहीं होगा, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में मोशन नहीं हो रहा होगा, तो इस सूरत में कौन सी फोर्स होगी, इस सूरत में जो फोर्स होगी उसको हम कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक फोर्स। और स्टैटिक फोर्स का एक नो मोशन कंडीशन है, एक मोशन इम्पेंडिंग कंडीशन। अच्छा, इसमें बेसिकली उसने इसमें ये बताना चाह रहा है कि थीटा क्या था, हमने थीटा लिया था पीछे एंगल ऑफ रिपोज, इसमें एंगल ऑफ रिपोज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज इसमें क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है? एंगल ऑफ रिपोज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बॉडी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। एंगल ऑफ रिपोज होता है इंक्लाइंड सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। यहाँ पे ये एंगल, यहाँ पे तो ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, और जब बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन हो तो यहाँ पे तो एंगल ऑफ रिपोज ये होगा, ये जो बना हुआ है दिस वन। यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है, वो ये जो आपको मैंने प्रूव करवाया ना, याद रखना, ये मोशन इम्पेंडिंग केस का प्रूफ था। कौन सा प्रूफ था? मोशन इम्पेंडिंग केस, जब आपका थीटा इज इक्वल टू फी एस आई। अभी प्रूव हमने क्या किया है कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये मोशन इम्पेंडिंग केस था। नो मोशन कंडीशन में जब आपकी पुशिंग फोर्स कम है फ्रिक्शनल फोर्स से, तब आपका जो एंगल ऑफ रिपोज है वो भी कम होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। मोशन इम्पेंडिंग में जब हमने प्रूव किया, मोशन इम्पेंडिंग में क्या होता है, फ्रिक्शनल एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। और जब मोशन होती है, जब फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाती है, उस वक्त एंगल ऑफ जो रिपोज होता है वो ग्रेटर होता है फ्रिक्शनल एंगल से। ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताने थे कि थीटा इज ग्रेटर देन फी एस। एमसीक्यू के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थीटा कब ग्रेटर होता है फी एस से, जब मोशन हो, और थीटा कब इक्वल होता है, ये हमने प्रूव किया, ठीक है। वो बाकी दो हमने प्रूव नहीं किए, हमने एक ही चीज को प्रूव किया। वो प्रूव हमने क्या चीज की, हमने ये चीज प्रूव की कि थीटा इज इक्वल टू फी मोशन इम्पेंडिंग केस। ये हमने प्रूव नहीं किया कि थीटा इज लेस देन फी एस, थीटा इज ग्रेटर देन। अलबत्ता ये पता होना चाहिए कि जब काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, जब मोशन होगा, तब एंगल ऑफ थीटा क्या था, एंगल ऑफ रिपोज। पीछे ये चीज एक्सप्लेन्ड है, एंगल ऑफ रिपोज ग्रेटर है फ्रिक्शनल एंगल से। इम्पेंडिंग केस में एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू फ्रिक्शनल एंगल। और जब नो मोशन, कोई मोशन नहीं हो रही, तब जो एंगल ऑफ रिपोज है वो लेस एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, व्हाट इज कोन ऑफ फ्रिक्शन। तो कोन ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मुझे करना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगी। तो कोन ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है इस पे बाद में आते हैं, पहले यहाँ से व्हाइट बोर्ड निकाल रहे हैं। अच्छा, लेट्स सपोज, नई चीज दोबारा आऊंगा, ये मेरे पास कोई सरफेस है, उसके ऊपर ये कोई सॉलिड बॉडी है। सरफेस क्या ऑफर करेगी, इस पे फ्रिक्शन ऑफर, ठीक है। अब वेट कहाँ पे एक्ट करेगा जी, वेट एक्ट करेगा आपका बिल्कुल वर्टिकली डाउन, W इज इक्वल टू, इंक्लाइंड केस नहीं ले रहा, दूसरा केस, बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलरली, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में काउंटर पार्ट क्या होगा वेट का, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स F। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब बॉडी की मोशन किस साइड पे, इस साइड पे, यानी बॉडी जो मूव कर रही है, जो पुशिंग फोर्स लग रही है इस पे, वो इस साइड पे P, ठीक है। जाहिर है जब पुशिंग फोर्स उस साइड पे, इसके अपोजिट बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कौन सी फोर्स लगेगी, क्योंकि ये स्लाइडिंग जो रफ सरफेस है वही फ्रिक्शन एग्जर्ट कर रही है ना उस बॉडी पे। तो बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन जब भी शो करानी है, दरम्यान में नहीं शो करानी, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे शो करवानी, ठीक है। जिसको कहते हैं, मैंने बताया भी था कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ टेंजेंशियल फोर्स, ये टेंजेंट है, उसका टेंजेंट है उस बॉडी का, ठीक है, जिस पे ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है F। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिकली सबसे पहले जो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
मैंने बताया था कि फ्रिक्शनल एंगल क्या होता है। अगर इसी फिगर को मैं देखूं तो फ्रिक्शन एंगल की डेफिनेशन किसी को याद भी हो तो फ्रिक्शन एंगल क्या था कि फ्रिक्शन एंगल वो एंगल था जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी दिस वन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट लिया जाए। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूँ तो वो रिजल्टेंट क्या बनेगा, तकरीबन वो रिजल्टेंट यहाँ पे बनेगा। अच्छा यहाँ पे ना चलो समझाने के लिए वो चीज़ मैंने आपको बताई, शो यहाँ कराते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए मैं कहता हूँ फ्रिक्शन फोर्स ही है, ताकि मैं अगर आप रिजल्टेंट बनाओ तो किसी को मसला ना हो। अच्छा अब इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा जी, इसका रिजल्टेंट बनेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी इसका, और इस फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट बनेगा ये यहाँ पे। ठीक हो गया। तो आपका जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था वो क्या होता था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन थी कि दिस नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन और दिस आर रिजल्टेंट, इसके दरमियान जो एंगल है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये एंगल जो है ये है आपका फी यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो पहली बात ये कि फी क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एज्यूम करो कि ये जो रिजल्टेंट आर है, ये वाला रिजल्टेंट आर, इसको मैं रोटेट करवाऊं, इसकी सेंटर, ये कौन सा पॉइंट है, इसकी सीजी पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, ये पॉइंट क्या है, सीजी पॉइंट है बॉडी का, इस बॉडी का कौन सा पॉइंट है, सीजी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा अगर इस रिजल्टेंट आर को मैं यूं रोटेट कराऊं 360 डिग्री पे, ठीक है, कहाँ रोटेट कर रहा हूँ, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करवा रहा हूँ, इस तरह 360 डिग्री यहाँ पे ऐसे पूरा रोटेट करवा रहा हूँ, ठीक है, हमें एक कोण मिलेगी। कैसे कोण मिलेगी, देखो अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करूं, इस वाली चीज को, जस्ट ये जो चीज अलग से ड्रॉ करूं यहाँ पे, लेट्स गो, इस चीज को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स थी, ठीक है जी, और ये मेरे पास, इसको एरो नहीं बनाते, मेरे पास था ये आर, ठीक है, और ये थी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक हो गया, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स थी, ये जो सीधी लाइन है ये कौन सी लाइन है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा अब मैंने जब इस रिजल्टेंट को रोटेट करवाया 360 डिग्री पे, यानी पूरा रोटेट करवाया, तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। पहले ये चीज देख लो फिर आता हूँ डेफिनेशन पे, ठीक है। अब यानी इसको अगर मैं डॉटेड शो करा दूँ, ये जो चीज पूरा मैंने क्या किया, इस रिजल्टेंट को रोटेट करवाया, किसके अबाउट, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करवाया, इसको यूं करके रोटेट करवाया, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल 360 उसके लास्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। जब ये सीन होगा तो क्योंकि क्योंकि ये जो एंगल था, ये वाला एंगल, ये कितना था, फी था, तो ये एंगल भी फी होगा। सिर्फ हुआ क्या, हमने इसको रोटेट करवाया, एंगल चेंज नहीं हुआ, सिर्फ रोटेट करवाया, ये एंगल फी था, ये भी एंगल क्या हुआ, फी हुआ। तो हमें देखो ये एक कोन शेप मिल रही, ये सही हो गया। अगर मैं इसको यूं मिलाऊं, ये शेप कोन की तरह है, ये ठीक है, इसको कहते हैं जी कोन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक हो गया। इसमें अभी डेफिनेशन में आने से पहले दो बातें इसमें मैं बता दूं कि अगर ये फी प्लस फी में करूं, ये एंगल फी प्लस फी कौन सा एंगल है जी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन जब ये वाला फी और प्लस ये वाला फी कितना हो गया, 2 फी, ये वाला फी प्लस ये वाला फी, इन दोनों को जब मैं ऐड करूं क्या बना, 2 फी। ये जो एंगल है ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ कोण, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ कोण। सिर्फ फी क्या है, वो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। जब इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड कर दूंगा, यानी ये ओवरऑल ये जो एंगल बनेगा ये, ठीक है, इसको कहेंगे एंगल ऑफ कोण, ठीक है। दूसरी बात, ये स्लांट एजेस है ना,
ये स्लांटिंग एजेस है, ये वाली, ये और ये वाली स्लांटिंग एज। तो आपकी जो कोन ऑफ फ्रिक्शन है उसमें जो स्लांटिंग एजेस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? वो रिप्रेजेंट कर रही हैं इसको, रिजल्टेंट रिएक्शन। ये स्लांटिंग एजेस क्या है? आर है ना, ये भी आर है। तो एमसीक्यू आया कि जो स्लांटिंग एजेस होती हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन में, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं? वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं रिएक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अच्छा जी, उसके बाद जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही होती है यहाँ से, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर देखो इसी फिगर को देखो, अगर इसी का मैं ऊपर क्या नाम है, यही चीज फोर्स ऊपर ड्रॉ करूँ पैरेलल बिल्कुल इसके, यानी ये डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ये वाली जो फोर्स है, ये वाली, दिस वन, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा मुझसे गलत बन गया, यहाँ पे जो है इसको इसके बराबर बनाना चाहिए था। ये यहाँ पे आके इधर एंड होता उसके बराबर, और ये अब सही बन। अच्छा जी, अब बता मैं ये रहा था कि ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन, ये भी क्या है? ये अगर एफ है फ्रिक्शनल फोर्स, तो ऑब्वियसली ये भी फ्रिक्शनल फोर्स ही, जो आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था उसके मुताबिक। तो ये चीज़ यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इधर से लेके इधर तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ये क्या होगी? यही चीज़ है ना, एफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है? कल बताया था मैं, के इक्वल होती है। तो बताने में ये लगा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना आपकी कोन ऑफ फ्रिक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रेडियस रिप्रेजेंट कर रही है, बेस, ये जो कोन की बेस है उसका रेडियस है यहाँ से यहाँ। ठीक है, अगर सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये रेडियस होता है ना यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ये क्या है? रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन है। तो ये जो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन है, ये बेसिकली किसके इक्वल है? इस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो आपकी स्लांटिंग एज है वो क्या, ये स्लांटिंग एज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, रिजल्टेंट रिएक्शन को। और आपकी जो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन है, वो बेसिकली क्या है? वो क्या है? वो फ्रिक्शनल फोर्स है। ये कोन ऑफ फ्रिक्शन में पॉइंट याद रखने वाले। अच्छा जी, ये हो गया। अब आते हैं इस पे वापस के अब पढ़ो जी। वो कहता है कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इट इज द इमेजिनरी कोन। बिल्कुल, वो जो भी हमने कोन बनाई इमेजिनरी कोन थी, कि हमने उसको जब रिजॉल्व रोटेट करवाया, वो इमेजिनरी कोन थी। जनरेटेड बाय, कैसे जनरेट हुई? बाय रिवॉल्विंग रिजल्टेंट रिएक्शन। हमने क्या किया था? वो जो रिजल्टेंट रिएक्शन था उसको क्या किया था? रिवॉल्व किया था 360 डिग्री पे अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन। देखो ना, यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन था, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन था ना, और ये जो रिजल्टेंट था इसको रिवॉल्व किया था, इसके अबाउट रिवॉल्व किया था ना, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व किया था, और यहाँ पे हमने ये रिवॉल्व किया मैंने। तो इट इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग रिजल्टेंट रिएक्शन। इस रिजल्टेंट रिएक्शन को मैंने रिवॉल्व किया, ठीक है, ये, ठीक है, अबाउट नॉर्मल। ये कौन सा था? नॉर्मल रिएक्शन अबाउट इस रिएक्शन के। तो वो क्या होती है जी? कोन ऑफ फ्रिक्शन, इमेजिनरी कोन, इमेजिनरी कोन obtained by revolving, ठीक है, इसको रिजल्टेंट रिएक्शन को अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन, इसके अबाउट। तो ये वही बात जो मैंने पीछे बताई कि द रेडियस ऑफ दिस कोन, ये जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, जो रेडियस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि रेडियस ऑफ कोन रिप्रेजेंट कोन ऑफ फ्रिक्शन। ये है जी, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये गाइड है कि आपने जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उनमें क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स करने हैं या क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। पढ़ लेना, सिंपल सी हैं। तो सिंपल इसमें जो एक बात इम्पोर्टेंट है कि वो आपने ये हमेशा याद रखना है, आपने इसमें कुछ एजम्पशंस करनी है, क्योंकि जब आपको डेटा गिवन होगा ना, आपको उस वक्त तक नहीं पता होगा कि इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है। देखो, आपको तो नहीं पता, आप एक बॉडी पे अभी आप प्रैक्टिकल एक काम कर रहे हो और एक बॉडी को पे आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी मूव नहीं कर रही, आपको पता है कि जो इस वक्त फ्रिक्शन मिल रही है आपको उस बॉडी की उस सरफेस, रफ सरफेस की वजह से उस बॉडी को, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉडी मूव नहीं की। जो ही वो बॉडी मूव करेगी वो फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगी। लेकिन जब न्यूमेरिकली थ्योरेटिकली एक डेटा गिवन है, आपको तो नहीं पता ना कि उसमें फ्रिक्शन, अब आपको क्वेश्चन का दिया जाता है कि आप फ्रिक्शन निकालें, बताएं कि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है, डायनामिक है, या कोई फ्रिक्शनल फोर्स निकालें या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालें, तो आपको कुछ अजम्पशंस तो करनी पड़ेंगी। आप एज्यूम करोगे जी, लेट्स सपोज के इस बॉडी में स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो केस एज्यूम करोगे। अगर आपका आंसर उसकी रेंज में आ गया तो इसका मतलब आपकी एजम्पशन ओके थी। जिससे आप एज्यूम करते थे बेंडिंग मूवमेंट में, एक एजम्पशन करते थे इक्विलिब्रियम में जब सम ऑफ फोर्सेस करते थे तो एक एग्जांपल करते थे कि सम ऑफ मतलब आप डायरेक्शन लेते हो फोर्सेस की, बाद में आप वो स्टार्ट में जब मैंने कराया था, बाद में आंसर नेगेटिव आ जाए तो आप कहते थे हमारी अजम्पशन गलत है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। यहाँ पे भी एज्यूम करोगे, आप बताओगे कि स्टैटिक का केस है, अगर आंसर उसकी लिमिट्स में आ गया तो इसका मतलब आपका की अजम्पशन ठीक है, अगर आपका आंसर उसकी लिमिट में नहीं आता, एक्सीड कर देता है, इसका मतलब आपकी अजम्पशन गलत है। फिर आप उसको जो है ना करेक्ट करोगे। तो बस ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाकी इसमें कोई खास चीज़ याद करने वाली है जी। पहले न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है अगर वो पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो कहता है एक 100 पाउंड ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, 100 पाउंड ब्लॉक, ये रेस्ट पे, इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये प्लेन कौन सा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एज शोन बिलो। कहता है डिटरमिन द फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने क्या निकालना है? एफ, ये निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है मैंने, ये, ठीक है। ऑब्वियसली डेटा पाउंड में गिवन है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी पाउंड में ही निकालूंगा। अच्छा, ये पहले पहली बात, ये आर क्या है जी? 100 प्लस आर, आर आपका रोल नंबर है। फॉर प्रैक्टिस मैंने लिखा हुआ है कि इसमें आप अपना रोल नंबर पुट करें, तो अलबत्ता यहाँ पे हम 100 ही यूज करेंगे। यहाँ पे प्लस आर मतलब हर बंदे ने जिससे प्रैक्टिस करनी है अपना रोल नंबर ऐड करके उसको करें। तो हमने निकालनी क्या है जी? फ्रिक्शनल फोर्स एफ निकालनी बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, ऑब्वियसली इस ब्लॉक और सरफेस के दरमियान, ठीक हो गया जी। इस ब्लॉक के और सरफेस के दरमियान हमने ये फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी। ये फोर्स हमने निकाले हैं जी, फ्रिक्शनल फोर्स। अब हमें ये एक मिनट ये अजान हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके सर।
अच्छा जी, इसमें जी ब्लॉक पड़ा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जो कि वेट किसका है, उस 100 पाउंड। वेट कितना है जी? 100 पाउंड। तो ये बेसिकली जो ये गिवन है, ये बेसिकली क्या गिवन है, ये उसका, इसकी फोर्स नहीं गिवन। W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है ना। तो W इज इक्वल टू mg। अच्छा खैर, ये आगे हम देखते हैं इसको। तो W कितना है, 100 पाउंड। तो म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो फार्मूला था ना फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स का, वो था म्यू के, ठीक है। लेकिन साथ मैंने ये भी बताया था, म्यू एन, कि जब स्टैटिक केस होगा तो यहाँ पे म्यू की जगह एस आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब आपका केस होगा काइनेटिक, तो यहाँ म्यू के आ जाएगा। बात समझे हो कि अगर काइनेटिक, अभी मुझे नहीं पता कौन सा केस है, बॉक्स मूव करेगा नहीं करेगा। कि अगर काइनेटिक केस है तो सिंपल जो फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है ना मैंने, वो ये फार्मूला लगा के निकालनी है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। उसमें जो म्यू के है सिर्फ वो चेंज होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो मतलब आपका जो आप निकालोगे वो वही रहेगा दोनों केसेस में। लेकिन ये जो म्यू के की वैल्यू है ना, म्यू के, ये वाली वैल्यू, ये चेंज होगी स्टैटिक और डायनेमिक में। अच्छा, अब मुझे तो नहीं पता कि मैं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो मैं एज्यूम करूंगा। वही मैंने बात की थी, आपने एजम्पशन करनी है। आपने एजम्पशन करनी है कि बॉक्स मूव नहीं करेगा, स्टैटिक केस है, नो मोशन केस है, ठीक है। अगर आपका आंसर, एजम्पशन जो है ना, वो आगे देखते हैं, रेंज में आ गया तो आपकी एजम्पशन ठीक है, अदरवाइज आप दोबारा नई निकालोगे फ्रिक्शन, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कोएफिशिएंट पुट करके। अब आपने जो है, क्या नाम है, एज्यूम किया। अच्छा, ये आपने उसमें एज्यूम किया। आपने क्या एज्यूम किया जी? आपका जो नो मोशन का केस था वो क्या था, कि आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेस देन है, यानी कि आपका जो P है वो क्या है, लेस है इस स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये बेसिकली क्या है, दिस इज इक्वल टू एफ ना, बेसिकली एफ ही है ना। एफ इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो आपका जब पुशिंग फोर्स जो बॉक्स को पुश कर रही है वो फोर्स कम है फ्रिक्शन से, तो ऑब्वियसली बॉक्स क्या करेगा, वो रेस्ट पे रहेगा। तो ये वही केस है, नो मोशन वाला केस। मैंने ये एज्यूम किया कि ये जो आपकी एफ इज इक्वल टू पी है वो लेस देन इक्वल टू किसके, इस म्यू एस एन के, लेस देन इक्वल टू, ये मैंने एज्यूम किया। अच्छा, ये एज्यूम करने के बाद, अच्छा सबसे पहले मेरा क्या काम है, सबसे पहले मेरा काम यह है कि ये एन की वैल्यू निकालना, क्योंकि मेरे फार्मूले में क्या आना है, ये एन आना है। फार्मूला मेरा क्या है, एफ एस इज इक्वल टू, ये मेरा फार्मूला है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अच्छा, अब फार्मूले में एन आना है, म्यू एस मुझे क्वेश्चन में गिवन है, एन कैसे निकालूंगा, वही एक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओ, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये लगी हुई है ऊपर, ठीक है। ये सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो लगी हुई। अब सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, कि आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और ये वेट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो n माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या आ गई, n इज इक्वल टू 100। सेकंड एक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, कि आपका जो लोड लग रहा है P, पुशिंग फोर्स है, वो इस तरफ लग रही है प्लस, और आपकी फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रही है तो माइनस। वही चीज लिखी हुई है जी, P माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। तो आप P उस साइड पे ले जाओ तो F किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया, F इज इक्वल टू P, ठीक हो गया। F इज इक्वल टू P, P की वैल्यू क्या थी, P की वैल्यू जो थी वो थी 30, ठीक हो गया, P की वैल्यू 30 थी।
सही है, तो एफ की कहते हैं कितना आ गया 30 आ गया। तो अब मैंने क्या निकालना है, एफ एस निकालना है, और एफ एस निकालने के बाद मैंने चेक करना है कि मेरी जो वैल्यू है वो ओके है या नहीं ओके। अगर ओके है तो अदरवाइज मैं काइनेटिक डायनामिक के केस पे जाऊंगा। अब मैंने एफ मेरे पास आ गया, ये एक मैंने साइड पे लिखी, फ्रिक्शन फोर्स सिंपल एफ मेरे पास कितनी आ गई 30 एल की। अब मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन निकाली, स्टैटिक फ्रिक्शन की मेरे पास फार्मूला है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.5, ये पीछे गिवन है क्वेश्चन एस गिवन, और मेरे पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो ये मैंने निकाल लिया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर इंटू मेरे पास कितना आया 50 पाउंड। तो मेरी जो एफ की वैल्यू है ना वो लेस आई है एफ एस से। अगर मेरी एफ की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर आती, ठीक हो गया, एफ मेरी वैल्यू बेसिकली एफ क्या था, एफ इज इक्वल टू पी। यहाँ पे एफ क्या था, एफ इज इक्वल टू पी, यानी कि मेरी जो एजम्पशन थी वो एजम्पशन स्टैटिक नो मोशन की थी कि मेरी जो ये एफ यानी ये जो पी है वो जो कितना है 30, मेरा एफ कितना आया 30 पाउंड, और मेरा एफ स्टैटिक जो मेरी फ्रिक्शन है वो कितनी है 50 पाउंड। मेरी एफ यानी कि एफ इज इक्वल टू पी जो है, मेरी जो पुशिंग फोर्स है वो लेस स्टैटिक फ्रिक्शन से। मैंने एज्यूम भी तो यही किया कि ब्लॉक क्या है, एट रेस्ट है, तो मेरी एजम्पशन क्या है, ओके है। मेरी जब एजम्पशन ओके है तो मेरी ये जो एफ मेरी, ठीक है, ये चीज देखनी है। अगर आपकी एफ है वो लेस देन एफ एस आई है तो वही एफ फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आपकी एफ जो है वो ग्रेटर देन एफ एस तो आपने फार्मूला लगाना है जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेम ही है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये बंद कर दिया इसकी भी ऑन है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेम वही न्यूमेरिकल हम उसमें फ्रिक्शन डालेंगे। और शोर बहुत आ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बंद कर दो यार, ये ऑडियो बंद कर दो। दूसरा न्यूमेरिकल भी पहले वाला न्यूमेरिकल है लेकिन इसमें जरा अजम्पशन गलत हो जाएगी। अब दूसरे न्यूमेरिकल में क्या है, दूसरे न्यूमेरिकल में 100 जो पाउंड का ब्लॉक है यानी वेट क्या है 100 पाउंड है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा हुआ है। हमने क्या इसमें निकालनी है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है, एफ निकालनी है म्यू के, एफ इज इक्वल टू म्यू के, फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस आफ्टर पी वाज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू 30 पाउंड। पी की वैल्यू क्या कर रही है जी, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, 0 से कहाँ तक जा रही है 30, तो कितनी होगी 30 पाउंड। इंक्रीज हुई 0 टू 30 तो पी की वैल्यू क्या होगी 30 पाउंड, यानी ये जो पी है हमारे पास ये कितना है, ये 30 है, ठीक है। अब ये वेट जो है ये वर्टिकली यूं डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो कि है 100 पाउंड। ये हमें म्यू एस यानी स्टैटिक अगर केस हो तो ये वाला फ्रिक्शन यूज करना है, काइनेटिक हो तो ये वाला फ्रिक्शन यूज करना है। अब ये ब्लॉक नीचे का रहा है तो नॉर्मल फोर्स क्या करेगी, वर्टिकली अपवर्ड है, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, उस लोड के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगी, जो कि मैंने निकालनी है, जो यही चीज तो मैंने निकालनी है, मैंने बताना है जी। अब मुझे तो नहीं पता कि अगर तो ये बॉक्स मूव कर रहा है तो फार्मूला एफ का क्या होता है, म्यू की जगह आ जाएगा अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे ये पता हो कि ये ब्लॉक है मूव कर रहा है, अगर ये बता दिया जाए ब्लॉक मूव कर रहा है तो सिंपल है, एफ कैसे निकल आएगा, एफ निकलेगा म्यू के इंटू एन, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। सिंपल मैं म्यू के की वैल्यू पुट कर दूंगा ये वाली। अगर ये बता दिया जाए ब्लॉक रेस्ट पे है तो सिंपल मैं एफ इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन पुट कर दूंगा। अब मुझे तो पता ही नहीं ना कि ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे या मूव कर रहा है, यही तो चीज मैंने बतानी।
अब मुझे क्या पता है म्यू के लगाऊं म्यू एस लगाऊं, तो पहले मैं अज्यूम करूंगा, मैं यही अज्यूम करूंगा ब्लॉक रेस्ट पे। अगर एफ की वैल्यू लेस देन एफ एफ एस आ गई तो इसका मतलब ब्लॉक वाकई रेस्ट पे है, तो जो एफ की वैल्यू होगी वही मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। लेकिन अगर वो एफ की वैल्यू ग्रेटर आ गई मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी अजम्पशन को चेंज करना पड़ेगा और फिर मुझे फार्मूला एफ ऑफ के वाला लगाना पड़ेगा, यानी कि मोशन में, जैसे कि यहाँ पे आ गया हुआ है। मैंने अज्यूम क्या किया कि मेरा जो एफ है इक्वल टू पी वो लेस देन है म्यू एस इंटू एन के। अगर ये f इज लेस देन म्यू एस इंटू एन, तो f की वैल्यू ही मेरी जो यही वाली वैल्यू जो पिछले न्यूमेरिकल में मैंने की है वही फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। अगर ये लेस ना ग्रेटर, मतलब ये f ग्रेटर आ गया f ऑफ s से, तब मेरी जो ब्लॉक होगा वो मूविंग कंडीशन में होगा, तब मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा f ऑफ k इज इक्वल टू म्यू के एन। यहाँ पे अगर आप यही अज्यूम करते ना कि f ऑफ k वाली अजम्पशन लेते, तो आपका आंसर डायरेक्टली 20 LB आता और वो आपका रिक्वायर्ड रेंज से कम होता, तो आप डायरेक्टली आप कह देते कि यही मेरी वो है। लेकिन आपने क्योंकि अज्यूम हमेशा एक अजम्पशन लेके चलनी है, आप अज्यूम क्या कर रहे हैं कि F इज इक्वल टू पी, जो आपका पुशिंग लोड है वो लेस देन है किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन के। क्या आपका पुशिंग लोड किससे लेस है, स्टैटिक फ्रिक्शन से। सिमिलरली वही आपने किया, सिग्मा एफ ऑफ वाई लगाया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालनी है, तो आपने 100 माइनस ये 100 और ये माइनस है n माइनस 100, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मेरी 100 आ गई। सिग्मा ऑफ एक्स लगाया p माइनस एफ, तो f इज इक्वल टू 30 पाउंड आ गया। तो आपने f की वैल्यू आ गई आपके पास 30। तो आपने क्या किया, उसके बाद आपने f ऑफ s निकाला, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन निकाली। वो क्या था, मैंने आपको कहा था स्टैटिक फ्रिक्शन निकालनी है, तो f ऑफ s इज इक्वल टू म्यू ऑफ s इंटू एन। ये कौन सा केस है, f ऑफ s इज इक्वल टू म्यू ऑफ s इंटू एन? ये केस है इम्पेंडिंग मोशन का केस। जब इम्पेंडिंग मोशन हो, मोशन इज अबाउट टू मूव। अब एक और भी तो है ना, एक 3 कंडीशन है ना। नो मोशन, नो मोशन क्या है कि f इज लेस देन f ऑफ s। एक है इम्पेंडिंग मोशन, f इज इक्वल टू f ऑफ s। ठीक हो गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लाजमी तो नहीं है ना कि मैक्सिमम हो हर वक्त, यानी जो उसकी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, हर वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन तो नहीं हो सकती, फ्रिक्शन फोर्स कम भी तो हो सकती है उस लिमिटिंग से। क्या आपकी जो फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितनी पुशिंग फोर्स आप लगा रहे हो फ्रिक्शन तो उतनी मिल रही है आपको, लेकिन एक हद है फ्रिक्शन की कि इस हद तक आप फ्रिक्शन पुशिंग फोर्स लगाओगे तो वो आपको बर्दाश्त करेगा, वो उसकी वर्ज पॉइंट है, उसका एपेक्स पॉइंट है, जेनिथ है उसका। लेकिन उस पॉइंट से जो ही आप फ्रिक्शन बढ़ाओगे तो आपको ब्लॉक मूव कर जाएगा, तो वो मैक्सिमम पॉइंट तो इम्पेंडिंग मोशन का केस है। अच्छा, आपने ये एफ ऑफ एस इज इक्वल टू म्यू ऑफ एस, म्यू ऑफ एस इनटू एन निकाला, ये कितना आया 25 पाउंड। आपकी क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, वो ग्रेटर होगी इससे एफ ऑफ एस से। देखो ना कि आपकी जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन थी वो कितनी थी 25 पाउंड, लेकिन आप कि यहाँ पे कितनी वैल्यू आई 30 पाउंड, यानी ये इससे ग्रेटर है। एफ जो है लेस नहीं है एफ ऑफ एस से। अगर एफ इज लेस देन एफ ऑफ एस होता तो आपकी यही वाली वैल्यू क्या होती है, आपका आंसर होता। लेकिन क्योंकि आपकी जो एफ की वैल्यू आई है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या आई है, लेस आई, ग्रेटर आई है, तो अब इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लॉक है, ये एफ बेसिकली क्या है, ये एफ इज इक्वल टू पी है। बेसिकली एफ क्या है यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू पी है। पी क्या है, पुशिंग फोर्स, यानी यहाँ पे आपकी ये जो पुश, ये समझो कि ये पुशिंग फोर्स है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो एफ से, तो एफ इज इक्वल टू पी है, ये लिखा भी हुआ है एफ इज इक्वल टू पी, ये आपने प्रूव भी किया है कि एफ इज इक्वल टू पी। तो ये जो पुशिंग फोर्स है 30 है। अब देखो पुशिंग फोर्स आपकी ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स आपकी कम है। इसका क्या मतलब हुआ, पुशिंग फोर्स ज्यादा है फ्रिक्शन कम है, इसका मतलब ये आप ब्लॉक मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है। अब फ्रिक्शन की वैल्यू फिर क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि अब मैंने निकाल लिया, मुझे पता चल गया कि जो f इज इक्वल टू पी है, ठीक है, ये जो f इज इक्वल टू क्या है, p है, ये क्या है, ग्रेटर आया है। ये जो f इज इक्वल टू p था, क्योंकि p मेरा क्या आ गया, ग्रेटर आ गया f ऑफ s से। ठीक है, ये जो p था, ये f इज इक्वल टू p है ना, f इज इक्वल टू p, तो ये p मेरा क्या आ गया, ग्रेटर आ गया f से। पुशिंग फोर्स ग्रेटर होगी, इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो केस है वो मेरी अजम्पशन गलत होगी, मतलब मेरी अजम्पशन गलत होगी। मैंने अज्यूम किया हुआ था कि आपकी जो पुशिंग फोर्स है वो लेस है स्टैटिक फ्रिक्शन से, जो कि किसके इक्वल होता है, म्यू एस इनटू एन। मैंने तो ये अज्यूम किया हुआ, लेकिन ये तो मेरी अजम्पशन गलत होगी। मेरी अजम्पशन ये थी, लेकिन मेरा आंसर ये आया। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने अज्यूम किया था वो गलत है, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अजम्पशन को उसको करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कि अब मैं लगाऊंगा एफ ऑफ के इज इक्वल टू, क्योंकि अब बॉक्स मूव कर रहा है, बॉक्स मूव कर रहा है, तो यहाँ पे म्यू ऑफ के इनटू है। अब इसकी बजाय मुझे ये लगाना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया कि ब्लॉक इज मूविंग, हेंस
जो एजम्पशन थी वो गलत है। मैंने नई वैल्यू निकाली एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, तो म्यू के की अब वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई 100 किया तो मेरे पास 20 पाउंड आंसर आ गया। तो आपकी जब एजम्पशन गलत हो जाएगी तो आपका केस कौन सा होगा, स्टैटिक केस होगा। बस ये आपने ख्याल रखना है। अगर आपकी एजम्पशन ओके है, ठीक है, आपकी एजम्पशन ओके है, यानी एफ इज इक्वल टू लेस देन एफ ऑफ एस है, जो आप एज्यूम किया, अगर ये एज्यूम करोगे तो आपका अगर आंसर ये आएगा ना, एफ इज लेस देन, इक्वल भी आ जाए तो ठीक है, एफ इज लेस देन, क्योंकि ये इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एस, क्योंकि इक्वल भी स्टैटिक केस है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, इम्पेंडिंग मोशन है, लेकिन है तो स्टैटिक ही ना। तो आपकी अजम्पशन ये थी एफ इज इक्वल टू और लेस देन एफ ऑफ एस, ये एफ बेसिकली पी है, ठीक है, क्योंकि जितना पुशिंग लोड लग रहा होता है फ्रिक्शन भी उतनी ऑफर हो रही होती है, तो एफ लिखो या पी लिखो, ठीक है। अगर इस रेंज में आपका आंसर आया तो इसका मतलब ओके, अगर इस रेंज में आपका आंसर एक्सीड कर गया, यानी ये एफ इज इक्वल टू पी जो है ये ग्रेटर होगी इक्वल टू एफ ऑफ एस से, तो आपकी ये अजम्पशन गलत होगी। फिर आपने जो फ्रिक्शन निकालनी है वो आपने नया फार्मूला लगाना है एफ ऑफ के वाला और म्यू ऑफ के, तो इस तरह आप निकालो। लास्ट न्यूमेरिकल भी आज का वो ये है, वो कहता है एक 100, वही चीज है, थोड़ा सा वो घुमाएगा, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाएगा। वो कहता है जी ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ब्लॉक रेस्ट पे हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन बिलो बिफोर द फोर्स पी इज अप्लाइड। कहता है जब ये फोर्स पी अप्लाई नहीं हुई थी ना, तब ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे। ऑब्वियसली रेस्ट भी रहेगा क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करेगी, वेट की क्या कोशिश होगी, बॉडी इन कांटेक्ट रहे, ठीक है, कोई आपकी पुशिंग फोर्स है ही नहीं, तो बॉडी ने रेस्ट पे रहना है। तो ठीक कह रहा है वो कि आपका 100 पाउंड ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये रेस्ट से हटाने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई ये फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पहला वो कहता है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ पी, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, पी की मैग्नीट्यूड मीन पी की वैल्यू निकालनी है। विच कॉज इम्पेंडिंग स्लाइडिंग टू राइट, विच कॉज इम्पेंडिंग स्लाइडिंग टू राइट, इसका मतलब क्या, इम्पेंडिंग मोशन, आपने पी की वैल्यू निकालनी है, दैट कॉजेज इम्पेंडिंग स्लाइडिंग टू द राइट, जो कि क्या काज कर रहा है, इस राइट साइड पे, ये राइट साइड इम्पेंडिंग स्लाइडिंग कॉज कर रहा है, ठीक हो गया। आपने वो पी की वैल्यू बतानी है, नंबर 1। नंबर 2, डिटरमिन द लार्जेस्ट फोर्स पी, determine the largest force P that can be applied without causing the block to slide to the right, मतलब कि P की वो वैल्यू, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ P, पहले में P की वो वैल्यू निकालनी है that would cause impending sliding to the right, कि motion is on the verge to move, और दूसरे में क्या निकालना है कि P की वो वैल्यू निकालनी है that can be applied without causing the block to slide to the right, कि वो ब्लॉक को स्लाइड ना करवाए, मतलब वो वैल्यू लार्जेस्ट फोर्स की, वो पी की वो लार्जेस्ट वैल्यू जिसपे ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। और थर्ड पे हमने निकालना है डिटरमिन द स्मॉलेस्ट फोर्स पी दैट विल कॉज द ब्लॉक टू स्लाइड टू द लेफ्ट, मतलब पी की वो वैल्यू जो ब्लॉक को लेफ्ट साइड पे, स्मॉलेस्ट वैल्यू पी की, मतलब कितनी वैल्यू पी की होगी कि फोर्स रिवर्स हो जाए, जिसपे ब्लॉक क्या करेगा, रिवर्स मूव करेगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्योंकि एक फोर्स, लेट्स सपोज 4 न्यूटन फोर्स आप लगा रहे हो किसी चीज पे, वो मूव नहीं कर रही, 4.1 न्यूटन पे वो मूव करना शुरू हो जाती है, या 4.01 पे, 5 पे भी करेगी, 6 पे भी करेगी, 7 पे भी करेगी, उससे ऊपर 4 न्यूटन से जितनी भी फोर्स ज्यादा होगी उस पे वो बॉडी मूव करेगी, तो 4.1 पे भी मूव करेगी, 6 पे भी मूव करेगी, 7 पे भी मूव करेगी। तो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ जिसपे वो बॉडी मूव की है, तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 4.01 न्यूटन। 7 पे तो नहीं कहोगे ना कि 7 न्यूटन, 7 पे भी मूव कर रही है, बिल्कुल लॉजिकली बात ठीक है कि 7 न्यूटन पे भी बॉडी मूव करेगी, 8 पे भी, और बढ़ाते जाओगे उसने मूव ही करना है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट पे ले जाओ बेशक मूव करेगी, लेकिन 4 न्यूटन पे वो मूव नहीं करेगी, 4.01 न्यूटन पे मूव करेगी। तो मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ जिस जो फोर्स आपने लगाई जिस पे बॉडी ने मूव किया, तो आप क्या कहोगे, 4.1 न्यूटन कहोगे, 4.01 जो भी है न्यूटन कहोगे, ये तो नहीं कहोगे ना 10,000 न्यूटन, ठीक है 10,000 न्यूटन पे भी मूव तो कर रहा है, लेकिन मैंने स्मॉलेस्ट पूछी है, तो उसने भी वही आखिरी क्वेश्चन में कहा है कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ जो कॉज करेगी ब्लॉक को टू स्लाइडिंग टू द लेफ्ट। अच्छा,
तो वही बात जो एग्जांपल दी। अब इसमें उसने पूछा लार्जेस्ट वैल्यू बताओ फोर्स की दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट कॉजिंग द ब्लॉक टू स्लाइड। मतलब ये कि उस्मान, लेट्स सपोज उस्मान मीर जो है फोर्स लगा रहा है एक ब्लॉक पे, ठीक है। वो ब्लॉक उसने, उस्मान मीर ने फोर्स लगाई 2 न्यूटन फोर्स, ब्लॉक मूव नहीं किया। उसने लगाई 2.5 न्यूटन फोर्स, ब्लॉक मूव नहीं किया। फिर लगाई 3 न्यूटन फोर्स, ब्लॉक मूव नहीं किया, ठीक है। मतलब फोर्स बढ़ा रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। एक मैक्सिमम वैल्यू उस्मान मीर लगाएगा जिसपे ब्लॉक मूव नहीं करेगा, उससे बढ़ाएगा तो ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। पिछली एग्जांपल लेके आओ, जो पीछे बात बताइए कि 4 न्यूटन तक ब्लॉक ने मूव नहीं किया, 4.01 न्यूटन पे ब्लॉक मूव कर गया। तो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे ब्लॉक मूव नहीं किया वो क्या है, 4 न्यूटन, ठीक है। 3.9 न्यूटन पे भी मूव नहीं किया, 3.8 न्यूटन पे भी मूव नहीं किया, 3 न्यूटन पे भी वो ब्लॉक मूव नहीं किया, 2 न्यूटन पे भी नहीं किया, लेकिन लार्जेस्ट वैल्यू जिस पे वो ब्लॉक मूव नहीं किया जो उस्मान मीर ने लगाई वो है 4 न्यूटन। 4.01 न्यूटन पे वो मूव कर गया। 4 न्यूटन यानी कि 4 न्यूटन वो फोर्स है, अभी मैंने पीछे बताया था कि जो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की लिमिट होती है ना, मैक्सिमम लिमिट जो फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फोर्स जिस पे इक्वल होती है जो फ्रिक्शनल फोर्स की, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इम्पेंडिंग केस है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, उसने घुमा फिरा के बात इन दोनों में एक ही पूछी है, इसमें और इसमें एक ही बात पूछी है उसने, सिर्फ उसने वर्डिंग चेंज कर दी है। इसमें भी उसने कहा है कि विच कॉज इम्पेंडिंग स्लाइडिंग, और इसमें भी उसने सिर्फ वर्डिंग चेंज की है, पूछी वही चीज है। देखो उसने लार्जर फोर्स भी पूछा ना जिसपे ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो वही तो केस है हमारा कि पी जो इक्वल होता है वो एफ के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब कि इस केस में क्या होता है, वो लार्जेस्ट पी लगा रहे होते हो ना जिसपे फ्रिक्शन फोर्स के वो इक्वल होता है और उस पे ब्लॉक मूव नहीं करता, उस 4 न्यूटन लेट्स सपोज उससे जरा सी फोर्स बढ़ाते हो ब्लॉक मूव करना शुरू कर देते हो। वो यही चीज तो पूछ रहे हैं कि ये 4n बताओ मुझे, मतलब वो लार्जेस्ट वैल्यू बताओ पी की जिस पे ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। ये 3 क्वेश्चन उसने पूछे हैं सिंपल से। अच्छा पहले में उसने पहला क्वेश्चन मतलब उसने जो पहली चीज पूछी पी दैट कॉज इम्पेंडिंग टू राइट, क्योंकि बॉक्स की मूवमेंट राइट साइड पे वो कह रहा है, तो P1 हो गया। फिर उसने सेकंड पूछा लार्जेस्ट P विदाउट कॉजिंग स्लाइड टू राइट और स्मॉलेस्ट P कॉजिंग स्लाइड टू लेफ्ट P3। पार्ट 1 क्या है, ये P दैट कॉज इम्पेंडिंग टू राइट। P दैट कॉज इम्पेंडिंग टू राइट क्या है, सबसे पहले मैंने इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई, कंडीशन लगाई और जो मेरे अननोन है वो निकाल लिए। मेरे पास 4 ही तो फोर्सेस होती हैं इस केस में। एक वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसका जो काउंटर पार्ट है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, एंड जो पी और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस जगह पे क्या लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स। ये 4 कंपोनेंट है। मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई और अननोन्स निकाल ली। सबसे पहले लगाया सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, एन अपवर्ड लग रहा है, 100 डाउनवर्ड लग रहा है, तो n इज इक्वल टू 100 कैसे आया, वही n माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स लगाया तो ये p है, उस p माइनस एफ इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू एफ आ गया, ठीक हो गया। अब f इम्पेंडिंग मोशन के केस में ये जो f होता है यानी ये f इज इक्वल टू p, ऊपर ये लिख दिया ना f इज इक्वल टू p। इम्पेंडिंग मोशन के केस में ऐसे ही होता है ना जी, p इज इक्वल टू f। बता चुका हूँ, आजाद बता चुका हूँ कि p इज इक्वल टू f। आपकी जो पुशिंग फोर्स है वो इक्वल हो जाती है फ्रिक्शन फोर्स के। यहाँ पे F इज इक्वल टू एफ एस लिखा हुआ है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कौन सी स्टैटिक इस केस में होती है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू एफ है तो ये P की जगह F लिख दी। तो एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस इज इक्वल होती है म्यू एस इंटू एन, म्यू इंटू एन, यहाँ म्यू एस आएगा। तो एफ ऑफ एस मैंने निकाल लिया 50 पाउंड, ठीक है। एफ किसके इक्वल होता है इम्पेंडिंग मोशन के केस में, एफ किसके इक्वल होता है जी, एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस 50 है तो एफ भी कितना होगा 50 पाउंड, यानी कि 50 पाउंड जो है ना डिस्कस करेगी इम्पेंडिंग टू द राइट के मोशन अबाउट टू बिगिन होगा, शुरू नहीं होगा, अबाउट टू बिगिन। तो ये मैंने निकालनी थी 50 पाउंड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा जी, सेकंड उसने ये पूछा कि लार्जेस्ट पी विदाउट कॉजिंग स्लाइडिंग टू राइट। ये भी वही चीज है, लार्जेस्ट पी की वो वैल्यू जिसपे वो स्लाइड नहीं कर रहा राइट साइड, वो बताओ। लार्जेस्ट पी विदाउट कॉजिंग स्लाइड इज बेसिकली द इम्पेंडिंग मोशन, जो मैं चीज पहले बता चुका हूँ। लार्जेस्ट पी विदाउट कॉजिंग स्लाइड इज द इम्पेंडिंग मोशन, यानी लार्ज पी की वो वैल्यू जो स्लाइड नहीं करवा रही, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम केस, कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो
उसको काउंटर कर रही है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू जिस पे बॉडी मूव नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन काउंटर पार्ट है स्पी का। तो ये उसने क्वेश्चन 2 जो पार्ट 2 पूछा है वो वही वैसे ही उसने जरा कंफ्यूज कर दिया है, उसने वही चीज पूछी है जो पार्ट 1 में पूछी हुई है, सिर्फ वर्डिंग चेंज कर दी। तो जो लार्जेस्ट फोर्स है वो वही होगी जो हम पीछे निकाल चुके हैं 50 पाउंड। थर्ड पार्ट जो है वो उसने जो पूछा है वो कहता है स्मॉलेस्ट पी बताओ विच कास्ट स्लाइड टू द लेफ्ट, स्मॉलेस्ट पी विच कास्ट स्लाइड टू द लेफ्ट। अब उल्टा केस हो गया जी, उसने कहा पी की वो वैल्यू जो लेफ्ट साइड पे, अब ये राइट साइड पे, अच्छा पहले इससे पहले ना इसको अभी पार्ट 3 को भूल जाओ। मैं आपसे ये कहता हूँ मुझे बताना है, होल नंबर में बताना है, पॉइंट्स में ना जाना। 50 पाउंड वो फोर्स है जिस पे बॉडी मैक्सिमम वो पुशिंग फोर्स है जिस पे बॉडी ने मूव नहीं किया। तो बॉडी कितनी फोर्स पे मूव करेगी जी? इस डायरेक्शन में बॉडी को मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? इस डायरेक्शन 50.1 सर। मैंने कहा ना होल नंबर में बताओ, पॉइंट्स में ना हो। होल नंबर में कितनी होगी? 51 हो जाएगी सर। 51 सर। बिल्कुल एग्जैक्टली। यानी कि इस बॉडी को मूव करने के लिए राइट साइड पे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 51। अब मैं उल्टा करता हूँ, इसी बॉडी को मैंने लेफ्ट साइड पे मूव करना है तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 49। नहीं बच्चे, -51 लगानी पड़ेगी। उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव लेफ्ट साइड पे है सर, लेफ्ट साइड। यस सर। पाउंड पे वो बॉडी मूव नहीं कर रही, 51 पाउंड पे वो बॉडी ने मूव किया राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे अगर मूव करवाना है तो उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यही चीज उसने पार्ट 3 में पूछी है कि स्मॉलेस्ट पी की वो वैल्यू जो कि ब्लॉक को राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड पे मूव करवाए। तो वो सिंपल वो कितनी वैल्यू होगी? 51 होगी। वो 50.1 पे भी वो मूव करेगा, लेकिन मैंने होल नंबर में बता दिया तो इट्स ओके। 50 से ऊपर आपने जो नंबर लिख दिया स्मॉलेस्ट 50.1 भी लिख दिया तो ओके। लेकिन क्योंकि वो होल नंबर में बता रहा है, जैसे एक जनरल आइडिया दे रहा है कि बच्चे को समझ आई है नहीं, तो उसने 51 लिख दिया। सिंपल मैंने क्या किया, 51 पाउंड माइनस लाजमी है। क्यों? क्योंकि इसने सवाल जो क्वेश्चन पूछा है वो जरा घुमा के पूछा है कि राइट की बजाय उसने क्या दिया, लेफ्ट पे मैंने ब्लॉक मूव कराना है। क्योंकि इस साइड की बजाय मैंने जो ब्लॉक मूव करना है वो लेफ्ट साइड पे करना है। अब इस साइड की बजाय मोशन मैंने करवानी है इस साइड पे। वही चीज है, सिर्फ ये है कि जो आपकी फोर्स इस साइड पे मूव कराने के लिए चाहिए उतनी उधर भी चाहिए होगी। ठीक हो गया? ये नहीं है कि उधर इतनी उससे कम होगी उतनी ज्यादा होगी, उस साइड पे भी उतनी चाहिए होगी। लेकिन ये इस साइड पे अगर 51 चाहिए तो अपोजिट साइड पे -51 चाहिए होगा। तो यही चीज है आपका पार्ट 3 के -51 पाउंड। अगर वो एंड पे पूछता कि फ्रिक्शनल फोर्स बताओ इस स्टेज पे, एंड वाली स्टेज में, तो मतलब जब बॉडी मूव करेगी तो उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, तो सिंपल Fk इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन, म्यू के इनटू एन। ठीक हो गया? म्यू के इनटू एन, सिंपल वो इस तरह कर देता। तो म्यू के की जगह ये, क्योंकि ये जो केस है मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, यहाँ पे बॉडी पे अब बॉडी मूव करेगी। ये माइनस से भी ये शो कर रहा है कि बॉडी अब इस साइड की बजाय उसने इस साइड का पूछा था, इस साइड पे मूव कर रही है। अगर वो उसी साइड का पूछा, यहाँ पे वो लिखता स्लाइडिंग टू राइट, जनरल आइडिया लेता, तो आपने यहाँ पे माइनस की बजाय 51 खाली 51 करना, क्योंकि उसने अब लेफ्ट पूछा है तो -51। अगर वो पूछता है यहाँ पे कि जब आपका बॉडी मूव करेगी तो उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, तो सिंपल एफ मूव कर गई है तो एफ के हो जाएगी। तो म्यू एस इनटू म्यू के, यहाँ पे म्यू के की वैल्यू गिवन है, नॉर्मल रिएक्शन आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, वो पुट करोगे तो 20 होगा। ठीक है जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। तो कल इंशाल्लाह मैं सीआर से रब्ता कर लूंगा, कल आपकी रेगुलर, क्योंकि इस बार ये पिछली कुछ क्लास रह गई थी मेरी, पिछली संडे सैटरडे वाली, वो मैंने आज जरा उसको कंटिन्यू किया। तो कल लेंगे क्लास, बाकी नेक्स्ट से आपका जो टाइम टेबल है उसी को फॉलो करेंगे। तो ये था जी आज के लिए सर ये हाँ जी सर बोलो 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 बोलो। स्टार्टिंग शेयर कर देंगे सर व्हाट्सएप पे। आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते खुद? नो सर, ऑप्शन नहीं आता। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते फिर रिकॉर्ड। अच्छा, मतलब कोई एक बंदा कर सकते है, क्या सीन होता है इसमें?